Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 17 of differential geometry. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हम कर्व्स में जो हमने टेक्निक्स यूज़ की थी और डेवलप की थी, कैसे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं टू एनी अदर ज्योमेट्री इन R3. उस केस में जैसे हम कर्व के केस में टेंजेंट, नॉर्मल, बाय नॉर्मल, वेक्टर फील्ड्स डिफाइन करते हैं एट एनी पॉइंट, इसी तरीके से हमने R3 में फ्रेम फील्ड्स डिफाइन किए थे और उसमें हमने दो एग्जांपल्स की थी, सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड और स्फेरिकल फ्रेम फील्ड की. उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट फंक्शंस कैलकुलेट करके. आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है उसी प्रोसेस की जिस प्रोसेस से हम कर्व्स में जो टेक्निक्स हमने डेवलप की थी उनको हम लेके आ रहे हैं टू आर्बिट्रेरी ज्योमेट्रीज इन R3. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हम इन जनरल किसी ज्योमेट्रिकल शेप को कंसिडर नहीं कर रहे, हम जस्ट R3 को डिस्कस कर रहे हैं. और अगर हम किसी भी ज्योमेट्री को डिस्कस करना चाहेंगे इन फ्यूचर तो हम उस तमाम के तमाम फ्रेम फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू दैट ज्योमेट्री. सो फॉर एग्जांपल, अगर वो सरफेस है, अगर वो स्फीयर है, तो तमाम का तमाम जो फ्रेम फील्ड है वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे स्फीयर पे. सो फ्रेम फील्ड क्या है? फ्रेम फील्ड हर पॉइंट पे हमें 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दे रहा है. तो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्फीयर पे, तो स्फीयर के हर पॉइंट पे मेरे पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आएंगे. अब हम इस टेक्निक को और ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं, जैसा कि हमने कर्व्स के केस में किया था. हमने टी प्राइम फाइंड आउट किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट वेक्टर फील्ड हमने फाइंड आउट किया था यूजिंग फ्रेने-सेरे फार्मूलाज. और सिमिलरली एन प्राइम फाइंड आउट किया था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉर्मल वेक्टर फील्ड फाइंड आउट किया था. सिमिलरली हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय नॉर्मल वेक्टर फील्ड फाइंड आउट किया था. सो इन जनरल हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रेने फ्रेम फाइंड आउट किया था यूजिंग फ्रेने फार्मूलाज. अब क्या हम इस टेक्निक को जनरलाइज कर सकते हैं टू एनी फ्रेम फील्ड इन R3? सो हम एक फ्रेम फील्ड लेंगे R3 में और देखने की ये कोशिश करेंगे कि हम उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या हम इसको एक सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं. सो ये आज का हमारा मेन क्वेश्चन है. उस सिलसिले में हम कनेक्शन फॉर्म्स डिफाइन करेंगे, कनेक्शन इक्वेशंस डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कनेक्शन फॉर्म्स इन अ मच सिंपल वे. सो जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी तक हमने क्या किया है, कर्व से हम सरफेसेस पे आए, लेकिन हमें यह एहसास हुआ कि हम इन जनरल R3 के लिए हम फ्रेम फील्ड डिफाइन कर सकते हैं और फिर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू एनी ज्योमेट्री इन R3. और कर्व्स के केस में हमने फ्रेने फार्मूलाज फाइंड आउट किए थे. फ्रेने फार्मूलाज जैसा कि आप देख सकते हैं. सो T मेरे पास बेसिकली एक वेक्टर फील्ड है and it will give me a vector on each and every point of the curve. Similarly, मेरे पास n एक वेक्टर फील्ड है. It will give me a vector at each and every point on the curve. So this is green. And similarly, I have another vector field which is binormal vector field, and it will give me a unit vector at each and every point of the curve. So ये हमारे पास फ्रेम है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, जो कि कर्व के हर पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस विल गिव मी अ फ्रेम फील्ड ऑन द कर्व. और इसमें हमने ये देखा था कि हाउ टू टेक डेरिवेटिव और हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेंजेंट वेक्टर फील्ड, एंड सिमिलरली हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉर्मल वेक्टर फील्ड एंड बाय नॉर्मल वेक्टर फील्ड. और जो हमारे पास फ्रेने फार्मूलाज हैं और फ्रेने-सेरे फार्मूलाज हैं, ये यही चीज़ दे रहे हैं. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आप देख सकते हैं कि T प्राइम कैन बी रिटन एज कैपा V T. सो T प्राइम को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ T N एंड B. सो हमने जो फ्रेम डिफाइन किया है विच इज़ द फ्रेने फ्रेम,
उसकी टर्म्स में हम लिख सकते हैं द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ दीज वेक्टर फील्ड्स. सिमिलरली n prime can be written as minus kappa v t plus tau v n. So n prime can be written as linear combination of t and n, which is the frame field जो कि हमने यहाँ से start लिया था. Similarly b the vector field, हमारे पास जो binormal vector field है उसका जो rate of change है वो हम लिख सकते हैं in terms of n. So देखें हमने rate of change of t, n और b को लिख दिया in terms of t, n and b, which is the frame field. So यही अब हमारी next कोशिश है कि क्या हम किसी भी frame field को in R3, ये तो हमने curves के केस में किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई सा भी frame field हो R3 में, उसके rates of change को क्या हम लिख सकते हैं in terms of the frame field itself? So that's the next question. And the answer to the question is yes, we can do it. और जैसा कि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे, let's say this is the point P, इस पॉइंट P पे किसी भी डायरेक्शन V में हम किसी भी वेक्टर फील्ड का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज डन बाय कोवेरिएंट डेरिवेटिव. सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, कोई सा भी हमारे पास वेक्टर फील्ड गिवन है, व्हाट इज वेक्टर फील्ड? इट विल गिव मी a vector at each and every point of R3. So maybe in a very random way. So this is the vector field W. अब किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि इस वेक्टर फील्ड में क्या चेंजेस आ रही हैं इफ आई मूव फ्रॉम पॉइंट P इन द डायरेक्शन V. अगर मैं पॉइंट P पे स्टैंड करके डायरेक्शन V में मूव करूं तो वेक्टर फील्ड में इन जनरल क्या चेंज आएगी, तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बाय टेकिंग द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ W एट V. एंड सो किसी भी पॉइंट पे मैं ये जो रेड लाइंस हैं, लेट्स से दीज आर E1s, so these red lines are E1s, and let's say these green lines are E2s. so किसी भी पॉइंट पे E2 की वैल्यू इस पॉइंट पे ये वेक्टर आएगा मेरे पास, and similarly these perpendicular lines are E3s. so किसी भी पॉइंट पे मैं E1, E2, E3 को फाइंड आउट कर सकता हूं. अब अगर सिर्फ और सिर्फ मैं रेड लाइंस को कंसिडर करूं, सो कंसिडर रेड लाइंस. सो these red lines, these red vectors in fact form a vector field called E1 vector field. So it is a vector field because it is giving me a vector at each and every point of R3. If it is a vector field, I can take its covariant derivative in the direction V. So E1 एक वेक्टर फील्ड है जो कि फ्रेम फील्ड का एक कंपोनेंट है, इसका मैं डेरिवेटिव ले सकता हूं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ V. सिमिलरली अगर मैं ग्रीन लाइंस को कंसिडर करूं, सो ये जो ग्रीन लाइंस है मेरे पास, ये इस डायरेक्शन में, इट इज आल्सो ए वेक्टर फील्ड. सो दिस इज ए वेक्टर field. So this is also a vector field. If this is a vector field, then I can calculate its covariant derivative in the direction V. So किसी भी point P पे मैंने एक वेक्टर V लिया है और उस point P पे मैं इस E1 का rate of change find out कर सकता हूँ at point P in the direction of V. Similarly, I can calculate the rate of change of E2 at point P in the direction of V. And similarly, I can calculate the rate of change of E3, which is in the picture given by the perpendicular vectors. So this is also a vector field,
and I can calculate its covariant derivative in the direction of v at point v p. So किसी भी point p पे मैं E1 का rate of change find out कर सकता हूँ कि जो वेक्टर फील्ड E1 है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं. सिमिलरली जो वेक्टर फील्ड E2 है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, और सिमिलरली वेक्टर फील्ड E3 में क्या चेंजेस आ रही हैं अगर मैं किसी भी पॉइंट P से V डायरेक्शन में मूव करूं. और अगर हम ये कर सकते हैं देन we can express these covariant derivatives nebula E2v, nebula E1v and nebula E3v. इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं in terms of E1, E2, E3 using the orthonormal expansion. कैसे करते हैं जी? So जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई सा भी हमारे पास फ्रेम फील्ड है E1, E2, E3, we can calculate its covariant derivative at point P in the direction of V. So let's go back. At point P in the direction V, I can calculate the rate of change of E1. And similarly, at point P in the direction of V, I can calculate the rate of change of the vector field E2. And similarly for E3. Or the main thing is, ये जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ रहा है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव आ रहा है किसी भी वेक्टर फील्ड का इन द डायरेक्शन ऑफ v, ये हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है. सो बेसिकली लेट मी यूज दिस कलर. सो दिस इज ए वेक्टर. सो दिस इज nebula E1v, and similarly I will have another vector. Let's choose this color orange, and this is nebula VE2, and similarly I can choose this yellow to say that this black. Similarly I can choose this black to say that this is nebula VE3. So I will get three vectors at point P, three tangent vectors at point P. So basically किसी भी point P पे मेरे पास E1 of P, E2 of P और E3 of P आ रहे हैं. अब कोई सा भी मेरे पास एक वेक्टर V गिवन है. अब मैं रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं E1 जो कि वेक्टर फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ V, तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा. सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहूँ E2 का, तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E2 एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ V. और सिमिलरली अगर मैं E3 का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास एक और वेक्टर आएगा which will be the covariant derivative of E3 in the direction of P. So मेरे पास nebula E1v, nebula E2v, nebula E3v vectors हैं with the initial point P, और tangent vectors हैं 2 और 3 at point P. और हमने ये देखा हुआ है by using orthonormal expansion we can write down the vectors nebula E1v, nebula E2v, nebula E3v in terms of E1, E2, E3, और इसमें जो coefficients आ रहे हैं आपके पास C11, C12, C13 and these all of these C's, ये जो coefficients आ रहे हैं ये आप कैसे calculate कर सकते हैं? V dot E1. So for example इस केस में मैं C11 को calculate कर सकता हूँ by taking the dot of the vector V. So इस केस में वेक्टर कौन सा है? nebula E1v. So इस वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ with E1. और similarly what is C32? Let's see what is C32. C32 is
बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, जिसकी आप एक्सपेंशन ले रहे हैं, और इस केस में वेक्टर क्या है, नेबुला E3V, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना, E2 के साथ. सो बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन यही कह रही है कि E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो E2 का कोएफिशिएंट आएगा. सो बेसिकली E2 के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. और सिमिलरली अदरCij's कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन भी आपको यही बताती है कि अगर कोई सा भी मेरे पास E1, E2, E3 फ्रेम गिवन है, इस फ्रेम में किसी भी वेक्टर V को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ E1, E2 एंड E3 में. और ये भी हमने देखा कि E1 ऑफ P, E2 ऑफ P, E3 ऑफ P मेरे पास 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देंगे, और जो मेरे पास नेबुला E1V है ये एक टेंजेंट वेक्टर है. सो आई कैन राइट डाउन दिस टेंजेंट वेक्टर टू पॉइंट P in terms of E1 of P, E2 of P and E3 of P. And similarly I can do the same for nebula E2 of V and nebula E3 of V. So we can express Cij as nebula Ei V dot Ej at point P. So that's how we calculate these coefficients. Now observe that the coefficient Cij depend only on the vector V. So we can write them down in the following case. So Cij are functions of the vectors V, क्योंकि जैसे ही मैं वेक्टर V चेंज करूंगा, जैसे ही मैं वो डायरेक्शन चेंज करूंगा जिस डायरेक्शन में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं इस E1, E2 और E3 का, तो डेफिनेटली मेरे पास कोएफिशिएंट्स डिफरेंट आएंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज डिफरेंट आएगा. हर वेक्टर फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है वो अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफरेंट आएगा. तो ये डिपेंड कर रहे हैं इस वेक्टर V पे. सो वी कैन राइट देम डाउन एज ओमेगा Ij विच आर फंक्शंस ऑफ V. और जैसा कि हमने पहले देखा था, दिस इज जस्ट डिफाइंड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ Ei विद Ej, एंड वी कैन डू इट फॉर Ij वेरिंग फ्रॉम 1 to 3. सो बेसिकली हमारे पास ये 9 कोएफिशिएंट्स आएंगे which are omega ij's and which are functions of V, which are functions of the vectors. और अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो एक नंबर आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट P पे Ej of P is a vector with constant coefficients. Similarly, the covariant derivative of Ei at point P in the direction of V, अगर P और V given हो तो ये हमारे पास एक वेक्टर आएगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. और अगर अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक नंबर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, इसका आउटपुट हमेशा एक नंबर आता है. तो बेसिकली व्हाट आर ओमेगा आईजेस, दीज आर फंक्शंस जिसका आउटपुट हमारे पास रियल नंबर आ रहा है और इनपुट क्या है हमारे पास, वेक्टर आ रहा है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. सो दीज फंक्शंस आर नॉट एन ऑर्डिनरी फंक्शंस जिसकी लेट्स से इनपुट पॉइंट्स ऑफ R3 हैं और आउटपुट हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं. इसकी जो इनपुट है हमारे पास वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स अगर हम इनपुट दें इनकी तो हमारे पास आउटपुट नंबर्स आएंगे. सो किसी भी पॉइंट P पे अगर मैं कोई सा वेक्टर V लूं तो मेरे पास, अगर मैं उस पे ओमेगा Ij अप्लाई करूं तो मेरे पास आउटपुट में एक नंबर आएगा. सो Have we met any function that satisfy this property? क्या हमने इससे पहले ऐसा कोई फंक्शन देखा है जिसकी इनपुट में हमारे पास वेक्टर्स हो और आउटपुट में हमारे पास नंबर्स आ रहे हो? Yes, we have. हमने ऐसा फंक्शन देखा हुआ है. हमने शुरू के कुछ लेक्चर्स में ऐसे फंक्शंस देखे थे. So it will be a good exercise अगर आप वीडियो को यहीं रोक दें और ये सोचें कि ऐसा कौन सा फंक्शन था. लेट्स कंटिन्यू. ए वन फॉर्म इज ए फंक्शन जिसकी इनपुट हमारे पास वेक्टर्स आते हैं और इसकी आउटपुट हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं, और इट इज आल्सो ए लीनियर फंक्शन. अगर मैं किसी भी वन फॉर्म फाई को अप्लाई करूं
ए वी प्लस बी डब्ल्यू पे, तो मेरे पास ए फाई ऑफ वी बी फाई ऑफ डब्ल्यू आएगा. सो व्हाट इज अ वन फॉर्म? एनी फंक्शन that takes real vectors and gives as an output real numbers and is linear function in the following sense, then it is a one form. So we have seen that omega ij is a function that takes vectors and gives us real number. तो क्वेश्चन ये है, क्या ये दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ऐसा है कि ये लीनियर भी है? क्योंकि अगर ये लीनियर हो गया देन वी विल बी एबल टू से दैट इट इज़ ए वन फॉर्म. और फिर जितनी भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वन फॉर्म्स की, वो हम इस केस में अप्लाई कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन, बिकॉज वी अंडरस्टैंड वन फॉर्म्स in a much more deeper way. And this lemma gives us the result, yes, for given frame field and for this fixed tangent vector to R3 at point P, these forms, these omega ij's defined in the following way, these are one forms. And moreover, there is one other property that these omega ij satisfy, is that omega ij is equal to minus omega ji. So अगर मैं omega 1 2 calculate करूं, it will be equal to minus of omega 2 1. And these one forms are called the connection forms of the frame field E1, E2, E3. So कोई भी फ्रेम फील्ड गिवन हो, हम उसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ v, एंड देन उसके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे उसको हम कहेंगे दीज आर द कनेक्शन फॉर्म्स. नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव टू प्रूव दैट दिस इज ए लीनियर फंक्शन. सो जैसा कि हमने देखा, वन फॉर्म कौन से फंक्शन है? जो कि वेक्टर्स को इनपुट लें और आउटपुट रियल नंबर्स दें, और वो लीनियर फंक्शंस भी हों. सो इस केस में हमने देख लिया कि ओमेगा आई जे फंक्शंस हैं जो कि इनपुट वेक्टर्स लेते हैं और आउटपुट नंबर्स देते हैं. सो अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि क्या ये लीनियर फंक्शंस हैं या नहीं. सो आइए देखते हैं. सो ओमेगा आई जे, इसको हम अप्लाई करते हैं ए वी प्लस बी डब्ल्यू पे. सो दिस इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन, जस्ट इस डेफिनेशन को आप अप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू द कोवेरिएंट डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ए वी प्लस बी डब्ल्यू ऑफ ई आई डॉट विद ई जे एट पी. नाउ वी कैन यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, एंड इट विल गिव अस ए द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई आई in the direction of v plus b, the covariant derivative of ei in the direction of w, dot product with ej p. Now dot product is distributive over addition, so we will get a nabla ei v dot ej at point p plus b nabla ei w dot ej at point p. Now what is this expression? So this expression except for a is basically omega ij at v, क्योंकि इसमें यहाँ v आ रहा है. So this is v, that's why this is at v, plus b omega ij at point w. So we started with omega ij av plus b w, and this is equal to a omega ij v plus b omega ij w. So this implies that each and every omega ij is linear, and this implies that these omega ij's are one forms. And now how to prove that omega ij is equal to minus omega ji? So to prove that, we proceed by observing that ei dot ej is equal to
डेल्टा आई जे. सो क्रोनिकल डेल्टा, ये चीज़ हमने देखी थी in the definition of the frame field. Now we can differentiate both sides. So differentiating we get, so after differentiating we get 0 is equal to V delta ij, which is equal to V ei dot ej, and so this is equal to the covariant derivative of ei in the direction of v dot with ej p plus the covariant derivative of ej in the direction of v dot with ei. And so this implies that nabla v ei dot ej p plus nabla v ej dot ei p is equal to 0. Now this implies that, now what is this expression? Now this expression is omega I j at v. And what is this expression? This expression is ओमेगा जे आई, क्योंकि यहाँ पे अगर आई आ रहा है शुरू में तो हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई का ले रहे हैं, और दूसरी प्लेस पे अगर जे आ रहा है तो जे ई जे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ई जे का ले रहे हैं तो ओमेगा जे आई है. सो दिस इम्प्लाइज ओमेगा आई जे इज इक्वल टू माइनस ओमेगा जे आई, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वेक्टर वी. Now we have seen that अगर मैं कोई सा भी वेक्टर फील्ड लूँ तो किसी भी डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज मैं फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव आएगा उस केस में. एंड सिमिलरली आई कैन डू इट फॉर ईच एंड एवरी वेक्टर फील्ड, और आई कैन डू इट फॉर दीज रेड लाइन्स विच इज E1, and I can do it for green lines which are E2, and I can do it for these blue lines which are E3. So E1 is a vector field, E2 is a vector field, and E3 is a vector field. इन तीनों केसेस में ये कर सकता हूँ. So basically मैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूँ E1 का इन एनी डायरेक्शन, कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ E2 का इन एनी डायरेक्शन, कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूँ E3 का इन द डायरेक्शन V. और जब मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ EIs, मींस E1, E2, E3, सो सिमिलरली मैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E2 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ in terms of E1, E2, E3, and similarly I can express the covariant derivative of E3 in terms of E1, E2, E3. So this is important. और जब मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस फॉर्म में, तो इसमें जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो मेरे पास ओमेगा आई जेज आ रहे हैं. सो कोई सा भी मैंने वेक्टर लिया V, उस डायरेक्शन में वेक्टर फील्ड E1 का रेट ऑफ चेंज, E2 का रेट ऑफ चेंज, E3 का रेट ऑफ चेंज मैं लिख सकता हूँ in terms of this omega ij's. So these omega ij's are not very simple one forms, they are very special one forms, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसमें हर किस्म की है कि किसी भी वेक्टर फील्ड E1, E2, E3 का अगर मैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव लूँ तो उस तमाम की जो इंफॉर्मेशन है वो ओमेगा आई जे में रिकॉर्डेड है. सो ओमेगा आई जे, ये जो आपके पास वन फॉर्म्स हैं, ये कैरी कर रहे हैं अपने साथ वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आप ऑब्टेन करते हैं बाय टेकिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ E1, E2 एंड E3 विच आर पार्ट्स ऑफ द फ्रेम फील्ड. एंड दैट्स व्हाई these one forms are important. And now the next thing is, जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी भी पॉइंट P पे मेरे पास
एक वेक्टर v है तो मैं e1, e2, e3 का कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकता हूं और इसको राइट डाउन कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ e1, e2 एंड e3. सो अगर ये पॉइंट लेट्स से p1 है, सिमिलरली ये पॉइंट p2 है, इसमें एक और वेक्टर है, लेट्स से इस डायरेक्शन में v1 था तो ये v2 है, और एक और पॉइंट p3 है, लेट्स से इसमें एक और वेक्टर v3 है जिस डायरेक्शन में हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट p4 पे एक v4 वेक्टर है. सो हर पॉइंट पे मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जिस डायरेक्शन में हमने वो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है e1, e2 और e3 का. सो बेसिकली हर पॉइंट पे मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं. सो इन जनरल अगर हम देखें कि एक ऐसा फंक्शन जो कि हर पॉइंट पे मुझे एक वेक्टर दे रहा हो उसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक एनी वेक्टर फील्ड v, और ये जो वेक्टर फील्ड v है ये मुझे हर पॉइंट पे एक वेक्टर देगा. तो मैं फ्रेम फील्ड को उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ v ऑफ p. सो एट पॉइंट p मेरे पास e1 ऑफ p आ रहा है, e2 ऑफ p आ रहा है और e3 ऑफ p आ रहा है, और ये जो फ्रेम फील्ड आ रहा है एक पॉइंट p पे, और हर पॉइंट पे इस तरह के मेरे पास फ्रेम्स बन रहे हैं. सो इस पॉइंट p पे मैं एक वेक्टर की डायरेक्शन में कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, और ये वेक्टर अब मेरे पास कहां से आ रहा है, दिस इज कैपिटल V ऑफ p. This is given by this vector field. So we can also say that we can assign these vectors जिस डायरेक्शन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं by this vector field v. And so this is very simple. These are omega ij's at v and in the direction of ej. So that's how we calculate the coefficients. So for example, at any point this will be equal to, so at any point p, this is equal to omega ij v of p ej of p. So what is omega ij v of p? V of p is a vector, and so we can calculate these connection forms at that vector, and ej of p is basically just a component of the frame field in at point p. So the proof of this theorem is simple. These are connection equations and the proof is simple, and I'm leaving this as an exercise. So the consequences are more important, so let's concentrate on the consequences. So जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास कनेक्शन फॉर्म्स आती हैं, और किसी भी फ्रेम फील्ड के मैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव लूं, e1, e2, e3 के डेरिवेटिव लूं, we can write them down in terms of e1, e2, e3, and then the coefficients are basically one forms, and we can write them down in the matrix form. नेक्स्ट चीज जो हमने ऑब्जर्व की थी, ये वन फॉर्म्स हैं, और दे आर नॉट जस्ट सिंपल वन फॉर्म्स, दे आर वेरी स्पेशल इन अ वे दैट ओमेगा आई जे इज इक्वल टू माइनस ओमेगा जे आई. सो फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो ओमेगा 1 2 is the same as, so omega 1 2 is the same as minus omega 2 1, omega 1 3, omega 1 2 3, omega 3 3 और up to so on. हर एक एंट्री इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है. Now there is one more observation. अगर मैं I is equal to j ले लूँ, let's say मैं omega 1 1 ले लूँ, then according to this rule मैं इन दोनों इंडिसेस को आपस में रिप्लेस करूँ. सो 1 को 1 से रिप्लेस करें तो ओमेगा 1 1 ही रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी लग जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज दिस. नाउ this implies that
omega 11 plus omega 11 is equal to 0. So this implies that 2 into omega 11 is equal to 0. Now the product of two numbers or two quantities is 0. So one of them has to be 0, but 2 can't be equal to 0, so this implies omega 11 is 0. Similarly, we can do for omega 22, this is 0, and omega 33, these are 0. So using the properties of these one forms, we can say that this matrix is much more simple, and this matrix can in fact be written as with the three quantities to be 0 in the diagonal. So this is the matrix of connection forms. Now जैसा कि हमने देखा था कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव E1 का हम लिख सकते हैं in terms of E1, E2, E3, और using the properties of omega ij we concluded that omega 11 is 0. So जो हमारे पास कनेक्शन इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉलोइंग वे. और कनेक्शन इक्वेशन में ये बेसिकली हमने अभी देखा था कि कोई सा भी वेक्टर फील्ड v है जो कि हमें डायरेक्शंस दे रहा है, जिस डायरेक्शन में कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तो वहां से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं. अब इस केस में देखें कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 0 आ रहा है. सिमिलरली यहाँ का कोफिशिएंट 0 और यहाँ का कोफिशिएंट 0 है. हमने फ्रेने फ्रेम्स के साथ फ्रेने फार्मूलाज को डिस्कस किया था. नाउ व्हाट वर फ्रेने फार्मूलाज? फ्रेने फार्मूलाज हमें रेट ऑफ चेंज दे रहे हैं टेंजेंट वेक्टर फील्ड, नॉर्मल वेक्टर फील्ड और बाय नॉर्मल वेक्टर फील्ड का. ऑन द अदर साइड हमने फ्रेम फील्ड डिफाइन किया ऑन R3 which will give us a triplet of unit vectors at each and every point which are mutually orthogonal. उसका फिर हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और हर पॉइंट पे हमने एक वेक्टर लिया v जिसकी डायरेक्शन में हमने वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और उसको हमने वेक्टर फील्ड v का नाम दिया. सो बेसिकली ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं ये तमाम रेट्स ऑफ चेंज हैं. अगर वेक्टर फील्ड v को मैं चेंज कर दूं जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेने हैं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो बेसिकली मेरे पास डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी लेकिन फार्मूला सेम रहेगा. सो v गिव्स अस डायरेक्शन टू टेक कोवेरिएंट डेरिवेटिव. सो जिस डायरेक्शन में हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना है ये वेक्टर फील्ड हमें वो दे रहा है. अगर मैं वेक्टर फील्ड v को चेंज कर दूं तो मेरे पास फार्मूला सेम रहेंगे क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वेक्टर फील्ड. So that's how we calculate the rates of change of any frame field, and this can be written in terms of the frame field itself. Now let's compare the Frene formulas which gives the rate of change of T and B and the connection equations which gives the rate of change of E1, E2, E3, any arbitrary frame field. अब इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आ रही हैं. So यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट 0 है. यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट 0 है. सिमिलरली यहाँ का अगर कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ का कोफिशिएंट भी 0 है. लेकिन इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा कोफिशिएंट्स 0 हो रहे हैं यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल ये भी 0 है, ये भी 0 है. सो बेसिकली दो और कोफिशिएंट्स हैं जो कि 0 हो रहे हैं फ्रेने फार्मूलाज में, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो रहे. यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास नॉन 0 आएगी. सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो बेसिक इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं रेट्स ऑफ चेंज ऑफ टी एन एंड बी, तो आप किस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ तो हमने देखा कि कोई सा भी वेक्टर फील्ड v लेंगे हम जो कि हमें डायरेक्शंस देगा कि किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, और इस वेक्टर फील्ड v को हम चेंज भी कर सकते हैं. सो हम उन डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, फार्मूलाज सेम रहेंगे. सो डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी जिस डायरेक्शन में हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, लेकिन फार्मूलाज सेम रहेंगे.
अब हम कर्व के केस में आते हैं, फ्रेने फार्मूलाज के केस में। फ्रेने फार्मूलाज में हमने इन रेट्स ऑफ चेंज को फाइंड आउट किया था इन ए वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेसिकली हमने इन द डायरेक्शन ऑफ टी कैलकुलेट किए थे। सो बेसिकली द डायरेक्शन वाज गिवन इन द फ्रेने फार्मूलाज। हमने टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ये कैलकुलेट किए थे और हमेशा हम उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली वी कांट कैलकुलेट, सो इन अदर वर्ड्स फ्रेने फार्मूला gives you the rates of change of tangent, normal, binormal in the direction of the tangent, not just any random direction but in the direction of the tangent. And on the other hand, connection equation gives you the rates of change in any direction. आप कैपिटल V जो वेक्टर फील्ड है उसको चेंज करें तो बेसिकली आपके पास फार्मूला सेम रहेंगे। इसी फार्मूले को यूज करके आप वो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल V और द डायरेक्शंस गिवन बाय कैपिटल V। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तमाम ज्योमेट्रिकल डिफरेंस की वजह से हमारे पास इक्वेशंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है। सो वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कनेक्शन इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को देखें, ओमेगा 1 2, ओमेगा 1 3, ओमेगा 2 1, ओमेगा 2 3, ओमेगा 3 2, ओमेगा 3 1, ये तमाम के तमाम वन फॉर्म्स हैं। सो दीज ओमेगा आई जेज आर वन फॉर्म्स। बट ऑन द अदर हैंड ये जो कैपा है, वी है और टाउ है, ये मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। दे आर नॉट वन फॉर्म्स, दे आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। सो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द फ्रेने फार्मूलाज and the connection equations. So we can deduce Frane formulas from connection equations, क्योंकि connection equations आपको rates of change देती हैं in any direction. So कोई सा भी एक फ्रेम फील्ड ले लें, उस फ्रेम फील्ड की जो रेट ऑफ चेंज है किसी भी डायरेक्शन में, so इस केस में आप जो डायरेक्शंस हैं they are given by this vector field V. So V of P is a vector. So at any point P आपके पास V of P एक डायरेक्शन आएगी। इस डायरेक्शन में हम इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ले रहे हैं E1 का, E2 का, E3 का, और जैसे ही पॉइंट चेंज होगा ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर फील्ड V is giving us the direction, जिस डायरेक्शन में हमने ये रेट ऑफ चेंज लेना है। So ये जो कर्व की डायरेक्शंस हैं, जो कि फ्रेने फार्मूलाज आपने कैलकुलेट करते हुए वो डायरेक्शन ली थी जिस डायरेक्शन में रेट्स ऑफ चेंज फाइंड आउट किए थे, वो हमने टी लिया है। तो दिस इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ऑन द कर्व। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी वेक्टर फील्ड वी जस्ट टुक द टेंजेंट वेक्टर फील्ड। सो इसका ये मतलब है, अगर हम R3 में एक कर्व ले लें और उस कर्व पे ये फ्रेम फील्ड रिस्ट्रिक्ट कर दें और उसके बाद हम जो रेट्स ऑफ चेंज हैं गिवन बाय दीज इक्वेशंस, दीज कनेक्शन इक्वेशंस, उसमें हम V को इक्वल्स टू द टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑन दिस कर्व ले लें तो हमारे पास फ्रेने फार्मूलाज आ जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कनेक्शन इक्वेशंस। दे आर गिवन for any geometrical shape in R3. So they can calculate the rates of change of the frame field on any geometrical shape in R3, and Frane formulas are just a particular case of these connection equations. So we can also take them to be any surface in R3. So क्या करेंगे हम? Take any surface, let's say this face is a surface in R3, हम restrict कर देंगे, so this is x axis, this is y axis and this is z axis. So इसमें आपने restrict कर दिया इन तमाम फ्रेम्स को, जो हर पॉइंट पे फ्रेम्स आ रहे हैं उनको सिर्फ उन पॉइंट्स पे restrict कर दिया जो कि सरफेस पे हैं, और इन तमाम फ्रेम्स को आपने डिलीट कर दिया जो कि उसके अलावा थे।
सो इस सरफेस पे जो फ्रेम्स आ रहे हैं वो सिर्फ फ्रेम्स हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास फ्रेम फील्ड आ जाएगा ऑन दिस सरफेस, और इस फ्रेम फील्ड को अगर मैं चाहूं तो किसी भी डायरेक्शन में उसका डेरिवेटिव भी ले सकता हूं बाय यूजिंग द कनेक्शन इक्वेशन, एंड दिस विल बी ए काइंड ऑफ द सरफेस form of the Fresnel formulas, or in other words the restriction of the connection equations to this surface. Now how to calculate the connection form? Is there any simple way of calculating the connection forms? And the answer to the question is yes. उसके लिए सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई सा भी हमारे पास आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड है, इसको मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल फ्रेम फील्ड, क्योंकि what is arbitrary vector field? So let's consider the situation at a point P. हमारे पास point P पे this is let's say x axis, this is z axis, this is y axis. So किसी भी point P पे मेरे पास u1 of P आता है, a unit vector parallel to x axis. Similarly मेरे पास u2 of P है, a unit vector parallel to y axis, and u3 of P है which is a unit vector parallel to z axis. And these form natural frame field. On the other hand, हमारे पास अगर कोई frame field है, then it will give me a unit vector E1 of P, and another unit vector E2 of P, and another unit vector E3 of P, and angle between any two of them is 90 degrees. So they are mutually orthogonal unit vectors. And now I can write down this E1 of P as a combination of U1, U2 and U3. So once again we can use the orthonormal expansion to write down this E1, E2 and E3 in terms of U1, U2, U3. And we can calculate the coefficients using orthonormal expansion. So AIJs are given as EI dot UJ. Now अगर हम आर्बिट्रेरी फ्रेम फील्ड ले रहे हैं, कोई सा भी फ्रेम फील्ड ले रहे हैं, अभी जो हमने डिस्कशन की है वो किसी भी एक पॉइंट के लिए है, जैसे ही मैं वो पॉइंट चेंज करूंगा मेरे पास ये जो कोएफिशिएंट्स AIJs कैलकुलेट किए थे मैंने, ये पॉइंट्स के साथ साथ ये कोएफिशिएंट्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लेट्स से दिस इज E1, E2, E3, this is E2, E3, E1. So जैसे ही आप पॉइंट चेंज करेंगे, जरूरी नहीं है E1 के पैरेलल हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है. The only condition is the angle between them is, any two of them is 90 degree and they are unit vectors. And on the other hand we have natural frame field which gives us vectors, unit vectors parallel to x, y and z. So this is U1, U2, U3. So इस केस में आप अगर कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे E1 के, when you write down E1 as a linear combination of U1, U2, U3, तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स डिपेंड करेंगे पॉइंट P पे. If this is let's say P1, then they will depend on P1. Now if this is point P2, then the coefficients will depend on the point P2, क्योंकि इसमें आप देखें कि E1, E2, E3 की डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं, so ये कोएफिशिएंट्स डिफरेंट आएंगे. So इसका मतलब है ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, these are functions of the points of R3, and अगर मैं किसी पॉइंट का इन पर्टिकुलर इस पे वैल्यू कैलकुलेट करूं इनकी, तो मेरे पास रियल नंबर्स आएंगे. So these AIJs are real valued functions on R3, and we can define the attitude matrix of the frame. जैसा कि हमने attitude matrix of the frame define किया था, so इसी तरीके से we can define the attitude matrix of the frame field. So किसी भी frame field का हम attitude matrix find out कर सकते हैं. इसमें जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की,
ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं R3 पे. इनपुट पॉइंट्स लेंगे, आउटपुट नंबर्स आएंगे हमारे पास. सो दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन R3. सो जैसा कि हमने देखा कि एटीट्यूड मैट्रिक्स जो है ये इसके एंट्रीज आपके पास फंक्शंस हैं. अगर मैं कोई सा पॉइंट P चेंज कर लूं तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. सो लेट्स से ये आपके पास नेचुरल फ्रेम फील्ड गिवन है और नेचुरल फ्रेम फील्ड में हर पॉइंट पे आपके पास एक फ्रेम आ रहा है और वो जो फ्रेम है उसमें जो वेक्टर्स हैं वो x, y और z एक्सिस के पैरेलल हैं. अब मैं अगर कोई और फ्रेम फील्ड ले लूं जो कि हर पॉइंट पे मुझे 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दे रहे हैं, तो बेसिकली अगर लेट्स से ये मेरे पास 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है. सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P. सो इस पॉइंट P पे मैं जो AIJs की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा वो नंबर्स होंगे, लेकिन वो डिपेंड कर रहे हैं इस पॉइंट P पे. सो दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस. नाउ हमारे पास जो एटीट्यूड मैट्रिक्स है फ्रेम फील्ड का वो हमने डिफाइन किया, उसकी जो एंट्रीज हैं वो फंक्शंस हैं. देन वी कैन डिफाइन द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ दिस एटीट्यूड मैट्रिक्स टू बी लाइक दिस. उसमें ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं, लेट्स से दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. so ये एटीट्यूड मैट्रिक्स है. तो उसमें जो DA है दिस विल बी इक्वल टू DA11, DA12, DA13, DA21, DA22, DA23, DA31, DA32, DA33. so ये हमारे पास डिफरेंशियल आ जाएगा मैट्रिक्स का. और जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर कोई सा भी फंक्शन गिवन हो उसका मैं एक्सटीरियर डेरिवेटिव लूं तो इट विल गिव मी ए वन फॉर्म. सो DA एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज वन फॉर्म है, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑफ दिस इज ए वन फॉर्म. So these are all one forms, and we can calculate the connection forms in terms of the attitude matrix as follows. So हम जो फ्रेम फील्ड का एटीट्यूड मैट्रिक्स है वो कैलकुलेट करें, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, उसका डिफरेंशियल और एक्सटीरियर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कनेक्शन फॉर्म्स आ जाएंगी. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कनेक्शन फॉर्म्स. And the proof of this is simple, and I am leaving this as an exercise. So let's see what are the consequences of this result and how to calculate the connection forms from this result. So we have seen that we can write down the cylindrical frame field in terms of the natural frame field in the following form. So we can say that the attitude matrix of the cylindrical frame is basically given by cosine theta, sine theta, there is no coefficient of u3, and similarly minus sine theta, cosine theta, and there is no coefficient of u3, and 0, 0 and 1. So this is the attitude matrix of the cylindrical frame given like this. Now I can calculate the exterior derivative of this. This is equal to कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोसाइन थीटा डी थीटा 0 और माइनस वैसे ही आ जाएगा. साइन थीटा का डेरिवेटिव कोसाइन थीटा डी थीटा, कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा और 0 वैसे ही आ जाएगा. एंड देन 0 0 एंड 0 क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0. सो दिस इज द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ दिस एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ द फ्रेम फील्ड. So in this case the frame field is cylindrical frame field. So this is the exterior derivative of the attitude matrix of the cylindrical frame field. Now we can calculate dA multiplied by A transpose. Now what is A transpose? So A transpose is given by cosine theta, sine theta 0 and minus sine theta, cosine theta 0 and 0 0 1. And we also calculated that the exterior derivative
is basically given by this minus sine theta d theta 0 0 0 and 0. Now if we multiply the exterior derivative of A with A transpose, then we will get this, and this is basically a matrix जिसके जो entries हैं वो हमें connection forms दे रही हैं. So basically ये जो entry है ये हमें omega 1 1 दे रहा है. So this is omega 1 2, this is omega 1 3. Similarly other entries. So this is omega 2 1, omega 2 2, omega 3 3, and this is omega 3 1, omega 3 2, and omega 3 3. Sorry, this is 2 3. And so that's how we calculate the connection forms. And if we put these values in terms of the covariant derivatives, so covariant derivative of E1 in the direction of V is given like this, and similarly the covariant derivative of E2 and E3. और आप देख सकते हैं covariant derivative E3 का हमारे पास 0 आ रहा है. और हमें ये भी पता है कि ये जो थीटा है ये किसी भी पॉइंट पे अगर हम अप्लाई करें तो मेरे पास एक रियल नंबर देगा जो कि उसका एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन R3. सो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूँ तो मेरे पास इट्स द सेम एज कैलकुलेटिंग दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो बेसिकली I can write them in the following way. Now what does these equations mean? Now if we remember what are cylindrical frame fields. So cylindrical frame field क्या है हमारे पास? मेरे पास कोई सा भी, let's say this is x, y and z, और cylindrical frame field में मेरे पास जो फ्रेम्स आते हैं उसमें लेट्स से एट दिस पॉइंट एक मेरे पास E1 आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R, एक E2 आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, और E3 आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग Z. सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, लेट्स से ये पॉइंट है, इसमें E1 in the direction of increasing R, E2 in the direction of increasing theta, and E3 in the direction of increasing Z. Let's say एक और पॉइंट पे लेते हैं, this is E1 in the direction of increasing R. So ये जो लाइन है इसके पैरेलल है ये. E3 basically once again in the direction of increasing Z, and E2 in the direction of increasing theta, and all of these three are mutually orthogonal. So एक और पॉइंट पे हम लेते हैं. So ये जो लाइन है रेडियल लाइन, इसके पैरेलल E1 in the direction of increasing R, E3 in the direction of increasing Z, and E2 in the direction of increasing theta. अब अगर आप गौर करें E3 की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही. So अगर मैं वेक्टर फील्ड E3 का डेरिवेटिव लूं इन एनी डायरेक्शन तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये हमेशा 0 आएगा. सिमिलरली अगर मैं वेक्टर फील्ड E2 का डेरिवेटिव लूं, और E2 क्या है हमारे पास? E2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा. सो थीटा जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, सो इसमें देखें E2 इस डायरेक्शन में, इस केस में E2 की डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई और फिर चेंज हो गई. सो E2 की अगर वेक्टर फील्ड को देखें आप, E2 की डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं and they depend on theta. So this is some function that depends on theta. So the covariant derivative of E2 depends on this theta only. Similarly अगर आप E1 को देखें तो E1 भी सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो जैसे जैसे
अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे E1 का, it will depend on the theta. So the covariant derivatives of the cylindrical frame depend on theta, और कुछ covariant derivatives change नहीं होंगे क्योंकि E3 की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. So with respect to U1, U2, U3, the natural frame, the covariant derivatives of E1 and E2 only depends on theta, क्योंकि जैसे ही आप थीटा चेंज करेंगे पॉइंट चेंज होगा और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा चेंज हो जाएगी और द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर भी चेंज हो जाएगी. सो वी कैन कैलकुलेट दोज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव. सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने कनेक्शन फॉर्म डिफाइन किए. सो कनेक्शन फॉर्म्स क्यों डिफाइन किए हमने, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कोई सा भी फ्रेम फील्ड गिवन है R3 में, उसका रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन. और उस सिलसिले में हमने कनेक्शन फॉर्म्स डिफाइन की. उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कनेक्शन इक्वेशंस को, और हमने ये देखा कि इनकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है फ्रेने फ्रेम और फ्रेने सेरे फ्रेम. और उसके बाद हमने एक सिंपल वे देखा हाउ टू कैलकुलेट दीज कनेक्शन फॉर्म्स. नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रक्चरल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे. दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.